नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कृषि उत्पादन तकनीक का आज लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम बात कर रहे हैं कृषि उत्पादन तकनीक में सिंचाई व्यवस्था को। अभी तक हमने बात कर लिया है कि बुआई की पद्धतियां क्या क्या होती हैं, जिसमें हमने बात किया था ड्रिल बुआई, रिले बुआई, डिबलिंग और प्रसार विधि। आज बात करेंगे कि कृषि उत्पादन तकनीक में कौन कौन सी सिंचाई की विधियां हैं। तो क्या है सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों की अगर हम बात करें जाए तो भारत देश में अलग अलग सिंचाई की विधियों का यूज किया जाता है, जिसमें कुछ हम विधियों के नाम लिखेंगे और उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। नंबर 1, बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई क्या होता है? तो बौछारी सिंचाई वो सिंचाई होती है जिसमें ओवरहैंड सिंचाई इसको बोला जाता है। अब ओवरहैंड सिंचाई क्या है? इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? ये एक पाइपलाइन होती है जिसमें यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये खेत हो गया, ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाती है जिसमें ये स्प्रिंकलर इसको बोलते हैं। तो स्प्रिंकलर का यूज कहाँ होता है? तो बौछारी सिंचाई में। इससे पानी ऐसे ऐसे निकलता है स्प्रिंकलर के रूप में, स्प्रिंकलर से मतलब बूंदों के रूप में बौछार की तरह, इसे हम बौछारी सिंचाई बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? स्प्रिंकलर का यूज, स्प्रिंकलर या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई। इसमें क्या होता है? पानी एक्स्ट्रा नहीं बहता है, मतलब जितना ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है इसलिए, और हर जगह पूरा इसमें फैलाव हो जाता है पानी का। तो पहला कौन सी बौछारी हो गई? बौछारी सिंचाई। दूसरी नंबर की सिंचाई की जो विधि है भारत में यूज होती है वो टपक सिंचाई। इसको क्या सिंचाई की इरिगेशन टेक्निक, ठीक ना। अब टपक, दूसरा क्या सिंचाई का वो टपक सिंचाई। टपक सिंचाई के बारे में आपको नाम से जैसे समझ में आता होगा। टपक सिंचाई क्या होता है? इसमें एक प्लास्टिक का जाल होता है जो हल्के पाइप से मतलब जुताई किया जाता है। उसके बाद हल्के पाइप होते हैं, जुताई करने के बाद जाल बिछाया जाता है हल्के हल्के पाइपों का, और उसमें मतलब पानी भेजा जाता है और वो फिर मतलब हर जगह टपक टपक से वो निकलता है। देखिए ये खेत है आपका, आपने इसमें एक बार जुताई कर दी ट्रैक्टर या किससे भी। जुताई करने के बाद ये ध्यान रखना है, जुताई के बाद क्या होता है? हल्के पाइपों से प्लास्टिक का जाल बिछा दिया जाता है पूरे खेत में, और उसमें मतलब पानी आपके पंप से जाता है पूरे में, और यहाँ पे हर जगह टपक मतलब छिद्र बने होते हैं। तो टपक टपक से वो पूरा नीचे से पूरा मतलब मिट्टी को गीला करता है, और बहुत ही शानदार तरीके से मतलब पूरी मिट्टी गीली होती है नीचे से। तो इसको हम टपक सिंचाई बोलते हैं। इसको एक और नाम है ड्रिप सिंचाई। तो प्रश्न यहाँ पर इस तरह बनते हैं कि बौछारी सिंचाई में क्या यूज होता है? तो नंबर 1 स्प्रिंकलर। टपक सिंचाई में क्या यूज होता है? तो इसमें जाली नुमा प्लास्टिक की पाइप यूज होती है, ठीक। इसका एक फैक्ट है, इजराइल में सबसे ज्यादा, इजराइल में फर्स्ट। तो इजराइल में सबसे ज्यादा टपक सिंचाई पद्धति का यूज होता है। अब इसमें उत्पादन क्षमता भी टपक सिंचाई के द्वारा करने पे ज़्यादा होती है, क्योंकि नीचे से बढ़िया से पूरे जड़ों तक पानी पहुंचा होता है।
अब जो तीसरी विधि है उसका नाम है क्यारी सिंचाई। क्या है? क्यारी सिंचाई। क्यारी सिंचाई क्या होती है? ये आप सबको पता है, ये खेत है, खेत में हर जगह से ऐसे 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 क्यारियाँ बना दी जाती हैं। इधर पानी डाला गया, फिर इस क्यारी से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसमें पूरा भराव लिया, फिर ये, तो ये क्यारी सिंचाई हुई। ज़्यादा इसमें अब कृषि से जुड़े हुए हर व्यक्ति होता है जो गांव का होता है, तो ये सब चीज़ें जानता है, बस उनको नाम जानने की जरूरत है। स्प्रिंकलर सिस्टम, टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, फिर क्यारी सिंचाई, इसको क्यारी सिंचाई आप समझ गए होंगे। अब क्यारी सिंचाई में क्या होता है? एक क्यारी सिंचाई आपने देख लिया क्या होता है कि पानी भरा जाता है हर क्यारी में, एक क्यारी से दूसरे क्यारी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब एक जो लास्ट है, चौथी सिंचाई है, उसको बोलते हैं कटवा। क्या बोलते हैं? कटवा सिंचाई पद्धति। कटवा सिंचाई पद्धति में क्या होते हैं? कटवा सिंचाई पद्धति ज़्यादातर मोस्टली वहाँ यूज होते हैं जहाँ के खेत ढालनुमा होते हैं। क्या होता है? प्रश्न सीधे आ सकता है कि ढालनुमा खेतों में कौन सी पद्धति सबसे अच्छी कारगर है, तो उसमें कटवा सिंचाई। अब कटवा सिंचाई में क्या होता है? जैसे ढाल है, ये ऊपरी भाग है, ये नीचे की तरफ ढाल है, तो यह पूरा ऊपरी भाग में पानी को भर दिया जाता है, मतलब सिंचाई में पानी को भर दिया जाता है, फिर यहाँ से काट देते हैं, इसी को बोलते हैं कटवा। जैसे गांव में होता है मेड़, तो मेड़ को काट देते हैं, बोलते हैं ना, जैसे ही मतलब शुरुआत होता है बारिश का, तो क्या करते हैं, पहले पूरा मेड़ बांधे रहते हैं, फिर क्या करते हैं, कटवा मतलब मेड़ काटते हैं। मेड़ बोलते हैं ना, जाओ इस मेड़ काट देना इस वाले खेत में, इस वाले खेत का मेड़ उधर कर देना काट के, तो ये कटवा सिंचाई पद्धति। तो ये मोस्टली ढालनुमा वाले स्थानों पे यूज होता है। खेतों में पानी एक सिरा से भर दिया जाता है और दूसरे सिरा में पहुंच जाता है। तो ये चार पद्धतियाँ मोस्टली भारत में सिंचाई की विधियाँ यूज होती हैं। अब कुछ सिंचाई की पद्धतियाँ हैं जो प्राचीन समय में क्या यूज होती थी, वो हम देखेंगे। तो सिंचाई की प्राचीनतम विधियाँ, तो बौछारी, टपक, क्यारी और कटवा, ये अभी की है। आज का ये शायद आखिरी लेक्चर होगा कृषि उत्पादन तकनीक में। जितना हमने पढ़ा है उतने में आपका काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो प्राचीन समय में सिंचाई के यंत्र, प्राचीन समय में सिंचाई के यंत्र या फिर पद्धति बोल लो आप। तो प्राचीन समय में सिंचाई के क्या क्या मतलब पद्धति या फिर यंत्र होते थे, उनको अब हम देखेंगे। इसमें एक नंबर एक आप देखेंगे राहट। राहट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ढेकुली। कुछ लोग समझ गए होंगे कि ढेकुली या फिर राहट क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये है कि प्राचीन समय में क्या यूज होता था सिंचाई की पद्धति में, तो क्या होता था, राहट या फिर ढेकुली। इसमें क्या होता है, ये रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी के, ये रस्सी हो गई, राहट या ढेकुली क्या होता था कि रस्सी के दोनों सिरे में एक डलिया या फिर टोकरी या फिर बाल्टी बांध दिया जाता है, जिसमें क्या होता था, जिससे कि फिर ऐसे एक बीच में डंडा होता था, उससे तालाब से पानी निकाला जाता है। तो राहट या फिर ढेकुली इसको बोला जाता है। समझ गए आप कि ढेकुली और राहट में क्या है, ये दोनों तरफ से डलिया है जिससे तालाब से पानी निकालना, ये क्या, डलिया या बास्केट। तो ये प्राचीन समय में वहाँ से आपने देखा होगा कि नहीं देखा है, मतलब अभी भी गांव में यूज होता है तालाब से पानी निकालने के लिए। दोनों तरफ एक डंडे में बांध देते हैं वो बाल्टी या फिर टोकरी, उससे फिर पानी तालाबों से निकाल लेते हैं।
तो राहट या ढेकुली पद्धति सबसे ज़्यादा वो थी। और कुछ अन्य नाम हैं जो प्राचीन समय में यूज होते थे, जिसमें है रचाई, चड़स और मोट। रचाई, चड़स एंड मोट, ये अन्य पद्धतियों के नाम हैं। तो प्राचीन समय में राहट, ढेकुली, रचाई, चड़स और मोट ये पद्धतियाँ यूज होती थी सिंचाई के लिए। तो राहट ढेकुली सबसे ज़्यादा, ये राहट और ढेकुली का चित्र है, आप देख लीजिए। अब कृषि, तो इस तरह से प्राचीन का हो गया। अब क्या होगा कृषि मतलब में, क्या कृषि में वैज्ञानिक हस्तक्षेप क्या क्या हुआ कृषि टेक्नोलॉजी में, ये हम थोड़ा सा भी देखेंगे। तो सिंचाई की पद्धति आपने जान ली, चार वो आपकी होती थी, कौन कौन सी? बौछारी, ड्रिप सिंचाई एंड कटवा, और एक कौन सी थी जिसमें जाली वो बनाते थे प्लास्टिक का वो, तो उसमें क्यारी सिंचाई, प्लास्टिक वाली तो वो थी टपक। तो इस तरह से प्राचीन समय में ये कुछ पद्धतियाँ थी, राहट, ढेकुली, रचाई, चड़स और मोट। सीधे यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि रचाई कब यूज होता था? तो प्राचीन समय की, प्राचीन समय कोई एक कृषि सिंचाई पद्धति को बताइए तो चड़स या फिर मोट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा सीधे आपको चीज़ें फैक्ट के रूप में अब मतलब पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है चीज़ों को। तो ये हो गए। अब क्या करेंगे, अगला एक टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, कृषि में वैज्ञानिकी का हस्तक्षेप। मतलब कृषि में वैज्ञानिक हस्तक्षेप क्या क्या हुए। आज की कृषि जो होती है तो अपडेटेड वैज्ञानिक रूप से ही हस्तक्षेपित कृषि होती है, जिसमें मॉडर्न कृषि का यूज किया जाता है। तो कृषि में वैज्ञानिक हस्तक्षेप क्या क्या हुआ, तो जिसमें पहला नाम लिखेंगे, पहला लिखेंगे टर्म रोबोट कृषि। रोबोट कृषि हम यहीं पे एक साथ पूरे लिख देते हैं। तो रोबोट कृषि हो गया। दूसरा क्या हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, हिंदी में आप लिख सकते हैं नैनो तकनीक। तीसरे नंबर का कृषि में वैज्ञानिक का हस्तक्षेप हुआ, रोबोट कृषि होने लगी, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। देन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज होने लगा। हिंदी में अगर लिख लेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे, ग्लोबल सिस्टम। ठीक, रोबोट कृषि, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एंड चौथा जो हस्तक्षेप हुआ या फिर आया तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये चार जो तकनीक मतलब कृषि में वैज्ञानिक जो हस्तक्षेप हुए उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब इसमें आप सब जानते हैं हम, रोबोट कृषि क्या है? तो रोबोट कृषि वो कृषि है जो रोबोट तथा अन्य संवेदकों के द्वारा जो कृषि की जाती है। यूज क्या होता है? रोबोट का यूज होता है इसमें, रोबोट कृषि जिसको बोला जाता है। कहाँ होता है ये? विकसित देशों में। कहाँ? विकसित देशों में। तो हेडिंग डालेंगे पहला रोबोट कृषि, इसमें पॉइंट बनाएंगे। रोबोट कृषि में रोबोट का यूज होता है, नंबर 1, रोबोट कृषि का यूज विकसित देशों में किया जाता है। बस 2 ही पॉइंट इसमें लिखना है।
अब दूसरा नंबर का जो हेडिंग है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीक। अब नैनो तकनीक क्या है कि बहुत छोटे छोटे, मतलब नैनो मीन्स बहुत छोटे छोटे उपकरणों का यूज करके जो कृषि की जाती है वो नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स। इसमें लिख लेना है बस इतना, छोटे उपकरण, और हमको ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं चाहिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटे छोटे उपकरणों का यूज करके जो भी कृषि की जाती है वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर नंबर 3 मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस। जीपीएस का नाम आपने भी सुना होगा, वायरलेस जीपीएस, तो वही है। तो इसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब जीपीएस में क्या होता है, इसमें सर्वेक्षण किया जाता है कि कहाँ उपयुक्त कृषि होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में सर्वेक्षण किया जाता है। क्या इसमें सर्वेक्षण किया जाता है कि कहाँ, मतलब कहाँ की मिट्टी, कहाँ का मौसम, कहाँ का अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ पे कृषि अच्छे से की जा सके। सर्वेक्षण किया जाता है कृषि योग्य वातावरण। तो जीपीएस में क्या लिख लेंगे? जीपीएस का एक तो फुल फॉर्म लिख लेंगे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें सर्वेक्षण किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कहाँ की मिट्टी, कहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा उपयुक्त है, कैसा है, उस हिसाब से यहाँ पे कृषि करना है, कौन सी कृषि कहाँ करना है। तो ये सब ये वैज्ञानिक हस्तक्षेप मतलब टेक्नोलॉजी का यूज है, तभी उसके बाद ये सब हो पा रहा है। तो इससे ये होता है कि मतलब हम कहीं भी कुछ फसल नहीं बो देते हम, मतलब इसमें सर्वेक्षण ऐसे ही कर लेते हैं कि अगर चना यहाँ बोएंगे तो क्या होगा, हाँ होगा, अगर अरहर बोएंगे तो होगा कि नहीं होगा, ये सब हम पहले से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो सर्वेक्षण कर लेते हैं। सर्वेक्षण सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि योग्य वातावरण का माहौल हम जान लेते हैं। एक नंबर 4, इसमें क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम नंबर 4। इसमें क्या करते हैं, GIS, ये क्या है, GIS। इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ये ले लेते हैं, किसके माध्यम से इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसमें इंफॉर्मेशन लिया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। क्या, सैटेलाइट का यूज। तो नंबर 4 वाले पॉइंट में हम लिखेंगे इसमें सैटेलाइट का यूज किया जाता है या फिर उपग्रह, सैटेलाइट या फिर उपग्रह, इसको हिंदी बोलते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह के माध्यम से जो खेती के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कहाँ खेती करना उपयुक्त है। ठीक है, सैटेलाइट देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे वैज्ञानिक जाते हैं, हर जगह जाते हैं, वहाँ पे परीक्षण करते हैं, मृदा परीक्षण करते हैं, एनवायरनमेंट का चेकअप करते हैं, कितना मॉइस्चर है ये वो सब। और सैटेलाइट में क्या है कि एक ही जगह से सैटेलाइट के माध्यम से देख लिया जाता है कि कहाँ पे उपयुक्त हमको जियोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति है जहाँ पे हम खेती कर सके। तो सैटेलाइट का यूज करके यूज किया जाता है, पता लगाया जाता है खेती करने का उपयुक्त जगह। ये 2 चीजें इसमें हो गए। तो कृषि में वैज्ञानिक हस्तक्षेप केवल इतना ही है। एक रोबोट कृषि हो गया, रोबोट के माध्यम से कृषि होने लगा, इंसान नहीं रहेंगे उसमें, रोबोट। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे उपकरणों का यूज करके हम जो वो करते हैं, कृषि करते हो, नैनो टेक्नोलॉजी। विकसित देशों में वो भी होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग में सर्वेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में क्या करते हैं, सैटेलाइट का यूज करते हैं। प्रश्न यहाँ से ऐसे ही बनेगा, GIS में किसका उपयोग होता है, तो सैटेलाइट का। तो ये हो गया कृषि में वैज्ञानिक जो हस्तक्षेप भारत में फिर मतलब विश्व में हो रहे हैं उससे। ये अब हम बात करेंगे
एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, अच्छा टॉपिक है कि बीज प्रौद्योगिकी क्या बात करेंगे। अब ये कृषि तकनीक में अब हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है सीड टेक्नोलॉजी, मतलब बीज प्रौद्योगिकी। बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी। इसमें हम पूरा ये डिस्कस करेंगे किस तरह से मतलब सीड या फिर बीजों का अंकुरन किया जाता है, उनको कैसे हाइब्रिड बनाया जाता है और किस तरह फिर आपके खेतों तक आती है और बाद में वो फसल तैयार होती है। तो इसमें ये सब पूरा टेक्नोलॉजी, बीज टेक्नोलॉजी या फिर सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बीजों का क्या करना, विकसित करना, मतलब बीजों की नई प्रजातियों का विकास। बीजों की नई प्रजातियों का विकास बीज सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में सवाल कभी कभी ये होता है कि बीज तो हम बोल रहे हैं पर बीज होता क्या है। उसका एक एग्जैक्ट डिफिनेशन है, व्हाट इज सीड, क्या है, व्हाट इज सीड। आपको आ गया ये बीज क्या है, तो आप क्या डिफिनेशन देंगे, जिससे फसल होती है या फिर जो फसल होती है इससे उत्पन्न होने वाला चीज बीज होता है। तो ये गलत हो सकता है क्योंकि बीज उत्पादित होने के बाद जो निकलता है उसको बीज नहीं बोलते हैं। तो किसी भी फसल का वह भाग, क्या हम बीज का डिफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे तो क्या होगा, किसी भी फसल का वह भाग जो प्रजनक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रजनक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बीज कहते हैं, और जिसमें अंकुरण की क्षमता होती है। क्या बोलेंगे, बीज क्या होता है, किसी भी फसल का वह भाग जो प्रजनक के रूप में यूज होता है या इस्तेमाल होता है। प्रजनक मतलब जैसे मनुष्यों में पीढ़ियों का विकास कैसे होता है, तो प्रजनन की क्रिया करने के बाद होता है। प्रजनन की क्रिया करेंगे उससे बच्चे पैदा होंगे, बच्चे प्रजनन की क्रिया करेंगे उनसे अगले बच्चे पैदा होंगे। तो इसी तरह प्रजनक मीन्स टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन। तो किसी भी फसल का वह भाग जो प्रजनक के रूप में यूज होता है उसको हम सीड बोलते हैं। ये इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन है, ठीक है। या फिर सीधे बोल देते हैं जिसमें अंकुरण की क्षमता होती है, की क्षमता। ये 2 पॉइंट आप नोट करेंगे कि बीज क्या है, बीज वह भाग है जिसमें वो भाग जो प्रजनक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तथा अंकुरण की क्षमता उसमें होती है। अब एक फैक्ट आप नोट करेंगे, विश्व में प्रथम जीन सीड्स बैंक की स्थापना यूएसएसआर ने की। जीन सीड्स बैंक की स्थापना यूएसएसआर, अब का रूस, पहले का सोवियत संघ ने की। जीन सीड्स बैंक की स्थापना प्रथम कहाँ हुआ, यूएसएसआर, रूस में हुआ, ठीक है। अब बीज प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नेक्स्ट जो हम हेडिंग डालेंगे उसमें क्या रहेगा कि शुद्धता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण। क्या, शुद्धता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण कितने रूपों में हुआ है तो हम अब देखेंगे।
तो अगला हेडिंग है शुद्धता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण। बीजों का वर्गीकरण। बीजों का वर्गीकरण, ठीक। बीजों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि शुद्धता किस आधार पर, आधार क्या रहेगा उसका, शुद्धता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर बीजों का कितने बीजों का वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। इसमें हम सीधे पहले नाम लिख लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है प्रजनक बीज, एक दूसरा जो है आधार बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज। तीसरा जो है उसको बोलते हैं पंजीकृत बीज। जो नंबर 4 है शुद्धता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण में, उसमें आता है एक सर्टिफाइड यानी प्रामाणिक बीज। प्रश्न सीधे यहाँ से ये बनेंगे, शुद्धता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है, 4। उनमें से कौन कौन से, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज एंड प्रामाणिक बीज। ये आप ऐसे लिख लेंगे। अब पहला जो बात करेंगे हम प्रजनक बीज की, प्रजनक बीज क्या होता है। तो प्रजनक बीज की बात करें, वह बीज है, प्रजनक बीज वह बीज है जिनका विकास किसी संस्थान द्वारा, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी भी केंद्र द्वारा बीजों का विकास किया जाता है। विकास, आप पूरा लिखेंगे, बीजों का विकास किसी संस्था द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बीजों का विकास किसी संस्था द्वारा किया जाता है। ये सबसे शुद्ध बीज होते हैं। दूसरा क्या, सबसे शुद्ध बीज होते हैं, सबसे शुद्ध बीज। दूसरा पॉइंट, विकास किसी संस्था द्वारा, सबसे शुद्ध बीज होते हैं जो होते हैं प्रजनक बीज होते हैं। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि विकास किसी संस्था द्वारा होता है प्रजनक बीजों का, सबसे शुद्ध बीज के रूप में जाने जाते हैं प्रजनक बीज। और चौथा जो है इनकी आनुवांशिकता 100%, मतलब ये बीज खराब नहीं होते। आनुवांशिकता इन द सेंस क्या होता है कि मतलब कि इसमें जो बीज होते हैं ना, तो उनसे जो अनुवांशिक मतलब अगला बीज जो बनेगा वो 100% होते हैं। 5 बीज है तो 5 के 5 संवर्धन होंगे, 5 से फसल उत्पन्न होगा, कोई खराब नहीं होगा। तो प्रजनक बीज ये होते हैं। तो विकास किसी संस्था द्वारा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये सबसे शुद्धतम बीज होते हैं, 2। तीसरा, ये अनुवांशिक रूप से 100% होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे याद रख सकते हैं, इसको अंडरलाइन, सबसे शुद्ध बीज कौन सा, तो प्रजनक बीज। दूसरा आधार बीज। अब आधार बीज प्रजनक पर डिपेंड, प्रजनक बीज पर निर्भर। प्रजनक बीजों से इनकी शुद्धता कम, शुद्धता थोड़ा कम, ठीक। तो प्रजनक बीज हो गया, आधार बीज हो गया। प्रजनक बीजों पर ये निर्भर करते हैं। किस प्रकार से प्रजनक बीजों का रख रखाव किया गया है लैब में या फिर जो भी जहाँ संस्था के द्वारा। फिर उसके बाद अगला चरण है आधार बीज, उसी पे वो डिपेंड करता है, ठीक। अब पंजीकृत बीज ये किस में डिपेंड करेंगे, आधार बीज में। आधार बीजों पर
निर्भरता। ठीक है, तो पंजीकृत बीज किस में निर्भर करेंगे? आधार बीज। आधार बीज किस में निर्भर करेंगे? तो वो आपके प्रजनक बीज में। इनकी भी शुद्धता थोड़ा आधार बीज से और कम होगी। ठीक है, प्रमाणिक बीज जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम चरण है शुद्धता के आधार पर। तो प्रमाणिक बीज ऐसे बीज होते हैं जो कि पंजीकृत बीज पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। किस प्रकार से पंजीकृत बीज का रख रखाव किया गया है, तो उससे आगे आएगा प्रमाणिक बीज। तो क्या है? पंजीकृत बीज पर डिपेंडेंसी। ठीक, देन सबसे अशुद्ध बीज, इसका जो मेन पॉइंट, सबसे अशुद्ध बीज। तो सबसे अशुद्ध बीज कौन सा होता है? प्रमाणिक। सबसे शुद्ध होता है प्रजनक, सबसे अशुद्ध होता है प्रमाणिक बीज। देन इसमें एक और पॉइंट है कि भारत में सबसे ज्यादा फसल उत्पादन में कौन से बीज का यूज होता है? प्रमाणिक। सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं, सबसे ज्यादा उपयोग कौन से बीज का होता है? तो वो प्रमाणिक बीज का होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की ये संभावना है, यहाँ से प्रश्न ये बनेगा, निम्नलिखित में से बीजों को उनके शुद्धता के आधार पर सही क्रम पे सजाइए या फिर रखिए। तो सबसे शुद्ध बीज कौन सा है? प्रजनक बीज। नंबर 1 पे आप इसको रख देंगे, प्रजनक सबसे फर्स्ट में। उसके बाद फिर रखेंगे आधार बीज। आधार बीज के बाद कौन सा बीज आएगा आपका? तो होगा पंजीकृत बीज। और चौथा जो है प्रमाणिक। ये आपका शुद्धता का आधार रहेगा। डिपेंडेंसी का भी ऐसे ही आधार रहेगा कि प्रजनक बीज किस पे डिपेंड करेगा? प्रजनक बीज क्या किसी पे डिपेंड करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे बेसिक लेवल का बीज है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। ये किसी संस्था द्वारा विकसित किए जाते हैं। फिर आधार बीज पे प्रजनक पंजीकृत बीज वो रहेगा डिपेंड, और पंजीकृत बीज पे प्रमाणिक बीज। तो प्रमाणिक बीज सबसे फाइनल स्टेज है, जो मोस्टली भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि बीजों का कैसे क्रम है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे क्या खरीदने गए, कोई भी चीज खरीद, मान लीजिए अब सोने की कोई वस्तु खरीदने गए, सोना, ज्वेलरी, मान लीजिए हार, अंगूठी, कुछ भी मान लीजिए खरीदने गए। अब हार अंगूठी बनने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो बेसिक इसका है क्या? सोना। कहाँ से? किसी भी खदान से निकाला जाता है। उसमें सोना प्लस कुछ इम्प्योरिटी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमको क्या बनाना है? हार या फिर अंगूठी बनाना है। तो उसको उस तरह से मोड़ना है, ये करना है, तो उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाने। फिर अगले स्टेज में क्या? सोना, इम्प्योरिटी, कुछ केमिकल्स, कुछ मेटल, तो ऐसे करके ये एक करना है। तो आप देख रहे होंगे सोना सबसे शुद्ध रूप में पहले था, फिर उसकी शुद्धता थोड़ा कम हुई। अब यहाँ पे मान लीजिए सोना जो है तो प्रजनक बीज का वो कंपेयर करिए, आधार बीज सोना और इम्प्योरिटी हो गई। फिर जो पंजीकृत बीज हुए सोना, इम्प्योरिटी और केमिकल्स और फिर मेटल्स मिलाए गए, फाइनल फिर बना अंगूठी या हार। ये सबसे अशुद्धतम रूप में आया, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, उसके बाद ये आपके रूप में आता है। हाँ जरूर, बेचने वाले बोलते हैं कि सबसे शुद्ध सोना है, तो सबसे शुद्ध सोने का मतलब यही है कि उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाया गया है जो इरिलेवेंट हो, वही मिलाया गया है जो जरूरी है अंगूठी या फिर हार बनाने में। तो इस तरह से सब इसको समझिए 4 स्टेज में। इसी तरह प्रमाणिक बीज सबसे अशुद्ध रूप का बीज होता है। अब क्या करेंगे हम, इतने ये चीज़ें समझ में आई, फिर उसके बाद कुछ बीजों के लिए नियम या फिर
परियोजनाएं आए हैं तो उनको हम नोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बीजों पर नियम। अगला जो हेडिंग होगा हमारा, अगला हेडिंग होगा बीजों पर नियम। बीजों पर नियम नियम। तो पहला जो है नियम, एक सन याद रखेंगे 1956। आपको सन अगर ऐसे लिखना है तो 1956। दूसरा सन हम आपको लिखेंगे 66 और 88। 1966 और 1988। जब भी कभी आपको सन वगैरह याद करना हो तो एक बार में आप लिख लिया करिए तो अच्छा रहेगा। आपको इतना जब रिवाइज करेंगे तो हमेशा याद रहेगा 1956, 1966, 1988 बीजों पर नियम या परियोजनाओं से रिलेटेड है। ठीक, अब 1956, 1966, 1988 इनको हम देख लें। क्या था 1956 में? क्या है, राज्य बीज फार्म परियोजना। सीधे क्वेश्चन आएगा, राज्य बीज फार्म परियोजना कब आई? 1956 में। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 1956। अब आया 1966 में। क्या हुआ था बीजों से रिलेटेड? तो बीजों से रिलेटेड एक अधिनियम आया था, तो जिसको बोलते हैं भारतीय बीज अधिनियम। क्या? भारतीय बीज अधिनियम 1966 पारित हुआ। ठीक है, अधिनियम। आप ये बताइए हमको, 1966 जब भारतीय बीज अधिनियम आया तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुख्य भारत का प्रधानमंत्री था? JL नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए सवाल है कि 1966 का भारतीय बीज अधिनियम जब पारित हुआ उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो ये 1966। एक लास्ट है 1988, मतलब 1988। तो 1988 में क्या हुआ, भारत में विदेशी बीजों का प्रयोग। भारत में विदेशी बीजों के प्रयोग की स्वीकृति, मतलब परमिशन दे दिया गया कि भारत में विदेश से आप बीज लाइए और उसका उत्पादन करिए। तो 1988 में। तो अब एक प्रश्न यहाँ पे भी बनता है कि 1988 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? आपको ये भी देखना है, इंडियन PM कौन था जब भारत में विदेशी बीजों के प्रयोग की स्वीकृति दी गई। ठीक, इसी तरह 1956 वाला भी आप देख लेंगे कि भारत में जब 1956 था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते थे जब राज्य बीज फार्म परियोजना लाया गया भारत सरकार द्वारा। तो इस तरह से आज हम बीज प्रौद्योगिकी पे बात किए, जो कि कृषि टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसा एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है GM क्रॉप्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको हम एक अलग से टॉपिक पे बात करेंगे 10 से 15 मिनट में। ठीक है, तो GM क्रॉप्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अलग से अगर टॉपिक हम ना भी लें तो GM क्रॉप्स को हम यही समझ लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो GM क्रॉप्स मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे?
GM क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि GM क्रॉप्स क्या होता है, GM क्रॉप्स से कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो इसका हम थोड़ा सा लिख लेंगे आप कि जीन परिवर्तन के कारण फसलों या वनस्पतियों से मनोवांछित बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। इसको ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। क्या? नंबर 1, जीन परिवर्तन करके हम फसलों की नई वनस्पतियां, फसलें जो मनोवांछित मतलब जो हमको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। जीन परिवर्तन के द्वारा मनोवांछित फसल या वनस्पति प्राप्त करना। क्या कहलाता है? GM क्रॉप्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एक और चीज बोलते हैं, जैसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग और GM क्रॉप्स वही है। तो जीन परिवर्तन के द्वारा हम नए वांछित जो हमको चाहिए वो फसल या फिर वनस्पतियों का प्राप्त करना ही GM टेक्नोलॉजी या फिर GM इंजीनियरिंग या फिर GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? एक ये क्या होता है? बीज होते हैं, मान लीजिए। ठीक है, 2 बीज है, 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक बीजों का संकरण कराया जाता है। संकरण, 2 या 2 से अधिक बीजों का संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन करा के एक अन्य बढ़िया क्वालिटी का फसल वनस्पति प्राप्त किया जा सकता है, बीज प्राप्त किया जा सकता है। उसी को ये GM टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, GM मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अब उदाहरण के रूप में GM क्रॉप्स कहाँ यूज होता है, उदाहरण इसके कहाँ कहाँ है? तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, एक होता था BT कॉटन। मतलब BT कॉटन ये क्या है? GM मतलब GM क्रॉप्स का उदाहरण है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में GM क्रॉप्स का उदाहरण क्या है? तो BT कॉटन के बारे में आप सर्च करिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि अभी हमको केवल इतना जानना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ BT कॉटन होता क्या था। ये होता था कपास। तो कपास क्या होता था? बैक्टीरिया, कपास नेचुरली नहीं, कपास में बैक्टीरिया के द्वारा कपास को उत्पादित किया जाता था, उसे हम BT कॉटन बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छे से इसको बढ़िया से सर्च करके पढ़िएगा। आज ये भारत में बैन है। ठीक है, प्रतिबंधित है BT कॉटन। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता था, तो रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती थी। तो BT कॉटन बैन है अभी। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा एक हम सिंधु, ये क्या है? सिंधु। तो सिंधु क्या है? सिंधु एक आम की प्रजाति है। सिंधु आम, ये कहाँ से? जेनेटिकली मॉडिफाइड। किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ये चीज़ें बनाई जाती है, नेचुरली नहीं होती। तो सिंधु आम की एक प्रजाति है। इसमें क्या होता है? गुठली रहित आम। प्रश्न आ सकता है सीधे कि सिंधु क्या है? तो गुठली रहित आम है। किससे रिलेटेड है? तो GM
क्रॉप्स से रिलेटेड। ठीक, अब जीएम क्रॉप्स क्या होता है, जीएम क्रॉप्स थोड़ा सा हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जीएम क्रॉप्स को दो भागों में बांटा जाता है। जीएम क्रॉप्स को दो भागों में बांटा जाता है। जीएम क्रॉप्स को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में वर्गीकृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती ही है। तो दो भागों में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पहला भाग और एक इधर लिखेंगे दो, इसको हम डिवाइड कर देंगे और थोड़ा देखेंगे। तो पहला जो भाग है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग सीड। टर्मिनेटिंग सीड। दूसरा जो होता है दूसरा क्या बोलते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग सीड, हिंदी में लिख लेंगे टर्मिनेटिंग सीड। दूसरा होता है वर्मिनेटर, वर्मिनेटर सीड। तो जीएम क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जीएम टेक्नोलॉजी को दो भागों में, जीएम क्रॉप्स सीड टेक्नोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग सीड, वर्मिनेटर सीड। बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा कि टर्मिनेटर क्या होता है, वर्मिनेटर सीड क्या होता है। तो टर्मिनेटर सीड के अंतर्गत वो फसलें आती हैं जो कि जिसका प्रयोग पुनः किया जा सकता है। समझिए आप, जिसका प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता। क्या नहीं, ये शब्द को याद रखिएगा। तो टर्मिनेटर सीड वो सीड होते हैं जिसका प्रयोग फसल उत्पन्न होने के बाद उन बीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। भारत में टर्मिनेटिंग सीड टेक्नोलॉजी प्रतिबंधित है। ओके, अब ऐसी फसल आप सर्च करिएगा कि जिसमें टर्मिनेटिंग सीड टेक्नोलॉजी का यूज होता है और फिर से अगर वो फसल हो गया तो उसके सीड को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम नया ही लाना पड़ेगा। तो कौन सा है, अन्य देशों में यूज होता है। तो भारत में टर्मिनेटिंग सीड बैन है। ऐसी कोई फसल नहीं है, कोई जाति जिसमें तो उसका जो फसल उत्पादन हो और उसका बीज फिर से हम उपयोग में ला सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वर्मिनेटिंग सीड टेक्नोलॉजी का। वर्मिनेटिंग सीड टेक्नोलॉजी क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, जिसका क्या होता है, वह बीज या फिर फसल पुनः यूज होता है। ठीक है, प्रयोग पुनः होता है। भारत, आपने देखा होगा भारत में अगर गेहूं उत्पादित किया जाता है तो उसका जो फसल है गेहूं के रूप में, तो उसको कुछ गेहूं को हम रख लेते हैं और अगले साल फिर से उसी गेहूं के बीज को बो देते हैं और वो उससे फिर से उत्पादन किया जाता है। तो इससे ये होता है कि फालतू का जो मतलब जो हमको खर्चा होता है कि मार्केट से हमको बीज लेना पड़ता है, तो वो नहीं लेना होता, उसी से हम अगला चक्रण करते रहते हैं। भारत में ये यूज है। तो प्रश्न यहाँ पे यही बनेगा कि टर्मिनेटिंग सीड में क्या होता है, वर्मिनेटिंग सीड में क्या होता है। तो आपको डिफरेंस पता ही चल गया होता है। टर्मिनेटिंग सीड वो होते हैं जिनका यूज फसल के बाद हम नहीं कर सकते हैं, और वर्मिनेटिंग सीड वो होता है जिसका हम फिर से फसल या फिर बीजों का उपयोग करते हैं अगली फसल को उगाने के लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई जीएम क्रॉप्स टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब हम एक मतलब चार्ट के माध्यम से अगले टॉपिक में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि फसल होते हैं, उनमें उनका कुछ रोग होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो एक हम लगभग अगले चार्ट में अगले वीडियो में
8-10 फसलों के नाम पढ़ेंगे जो भारत में उत्पन्न की जाती हैं, उनमें उसकी विशेषताएं क्या है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और उनमें होने वाले रोग क्या क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। और ये अपने पूरा कृषि उत्पादन तकनीक को पूरा ख़त्म करेंगे और आपके 3 से 4 नंबर बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो अभी जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तक ही। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।